हम पढ़ेंगे सीमा तथा सांतत्यता। आइए परिभाषित करते हैं सबसे पहले फलन की सीमा को। किसी फलन की सीमा किसे कहते हैं? सीमा इंग्लिश में लिमिट परिभाषित करते हैं फलन की सीमा को। जब हमारे पास कोई फलन y बराबर fx एक फलन है, yx का फलन है, x के किसी मान पर परिभाषित ना हो। मान लेते हैं x बराबर a पर दिया गया फलन fx परिभाषित नहीं है। तो बिंदु x पर फलन के मान fa का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें फलन का मान a पर ज्ञात करना है। a पर फलन परिभाषित नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें a पर मान ज्ञात न कर a के अत्यंत समीप वाले मान पर फलन का मान ज्ञात करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में x का वह मान जो कि a के अत्यंत समीप हो पर हमें फलन का मान ज्ञात करना चाहिए। और इस फलन के मान को ही जब हम ज्ञात करते हैं तो इसे फलन की सीमा कहते हैं। गणितीय भाषा में लिखते हैं, अर्थात किसी फलन y बराबर fx की सीमा अर्थात लिमिट L कही जाती है यदि x a की ओर जबकि x a की ओर प्रवृत्त होता है यदि दिया गया फलन fx L की ओर या L के समीपतर भी आप कह सकते हैं, L के समीपतर मान पर यह पहुंच जाता है तो इसे हम फलन की सीमा कहते हैं। इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर L। इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर L, जहां x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a का अर्थ है x a की ओर प्रवृत्त है, x a की ओर जा रहा है।
तो जब कोई फलन किसी बिंदु पर परिभाषित ना हो तो हम उसके समीपतर मान निकालते हैं, जिसे फलन की सीमा कहते हैं। इसे लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर l, जहाँ a वह बिंदु है जिसके सन्निकट मान हम ज्ञात कर रहे हैं और l फलन की सीमा कहलाती है। आइए इसके कुछ प्रमेय देखते हैं। सीमाओं पर कुछ प्रमेय दिए गए हैं। सबसे पहला प्रमेय, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस gx, दो फलनों के योगफल की सीमा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) धन लिमिट x टेंड्स टू a gx के बराबर होता है। दो फलनों के योगफल की सीमा दोनों फलनों के सीमाओं का योगफल होता है। सबसे पहला प्रमेय सीमा का, दो फलनों के योगफल पर हम सीमा लें या दोनों फलनों की सीमा अलग अलग लेकर फिर उनका योगफल करें, इन दोनों का मान समान होता है। दूसरा प्रमेय, दो फलनों के अंतर की सीमा, यदि हमारे पास दो फलन f(x) और gx हैं तो इन दोनों फलनों के अंतर की सीमा दोनों फलनों की सीमाओं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx के बराबर होता है। दो फलनों के अंतर की सीमा दोनों फलनों की सीमाओं के अंतर के बराबर होता है। तीसरा प्रमेय गुणनफल के लिए लिखेंगे। तीसरा प्रमेय, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू gx, f(x) और gx के गुणनफल की सीमा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx के बराबर होता है। दो फलनों के गुणनफल की सीमा दोनों फलनों की सीमाओं के गुणनफल के बराबर होता है। चौथा प्रमेय, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बाय gx बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx, अर्थात दो फलनों के भागफल की सीमा फलनों की सीमाओं के भागफल के बराबर होता है। और एक आखिरी प्रमेय इस पर देखिए, अचर गुणनफल के लिए है। लिमिट x टेंड्स टू a हो तो एक अचर c का फलन से गुणनफल बराबर होता है, अचर को हम बाहर निकाल दें यदि, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) के, अर्थात एक अचर से यदि गुणा है फलन में तो अचर गुणनफल पर लिमिट लेना, पर सीमा लेना बराबर होता है, अचर को हटा दिया जाए, सीमा फलन की सीमा x इज इक्वल टू a पर का अचर से गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपने देखा फलन पे जो फलन की जो सीमाएं हैं उन पर ये 5 प्रमेय होते हैं। आइए अब ज्ञात करते हैं कि विधियां देखते हैं कि किस प्रकार हमें फलन की सीमाओं को ज्ञात करना चाहिए। कुछ विधियां हैं।
देखते हैं किस प्रकार हमें सीमाओं को ज्ञात करना चाहिए। सबसे पहला, यदि हमारे पास बहुपद फलन हो, यदि y बराबर f(x) एक बहुपद फलन हो, x की घात n का बहुपद यदि हम ले लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब से लेकर an xn घात n का एक बहुपद है। यदि इस तरह का फलन हमारे पास है तो इसकी सीमा हमें कैसे ज्ञात करनी चाहिए? तो बहुपद फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट मेथड है, हमें x का मान x बराबर a रख देना चाहिए। उदाहरण के लिए x का मान a रखने पर फलन की सीमा हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक प्रश्न है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एक बहुपद है, घात 2 का बहुपद है, x की अधिकतम घात 2 है। इस सीमा को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस सीमा को हल करने के लिए हमें सीधे x का मान 0 रख देना चाहिए, या सीमा लेने पर या लिमिट लेने पर, या इसी को हम कहते हैं x बराबर 0 रखने पर हमें फलन की सीमा प्राप्त हो जाती है। क्या होगा जब x का मान हम 0 रख देंगे? 3 0 का वर्ग धन 5 0 धन 1, और हमें फलन की सीमा का मान 1 प्राप्त हो जाता है। देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। जब दिया हुआ फलन एक परिमेय फलन हो, f(x) बराबर दो बहुपदों का भागफल हो, gx बटे hx एक परिमेय फलन हुआ, जहां hx का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी यह फलन परिभाषित होगा। तो जब इस प्रकार का फलन हो, परिमेय फलन हो, जहां hx 0 के बराबर ना हो, इस तरह के फलन को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। अंश और हर में स्थित बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको आपको काट देना चाहिए और शेष में x का मान रख देना चाहिए। gx तथा hx अंश और हर के जो पद हैं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को प्राप्त करना चाहिए। उसे आप कैंसिल कर देंगे तथा x का मान a जब हम रखते हैं तो हमें फलन की सीमा प्राप्त हो जाती है।
उदाहरण के लिए देखिए एक प्रश्न। यदि हमारे पास एक प्रश्न हो लिमिट x की 2 है, x² - 5x + 6 और हर में है मान लीजिए x² - 4। यह एक परिमेय फलन है, अंश भी एक बहुपद है, हर भी एक बहुपद है। किस प्रकार इसे हल करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गुणनखंड करना चाहिए। अंश में जो बहुपद है उसका गुणनखंड कीजिए, हर में जो बहुपद है उसका गुणनखंड कीजिए। डायरेक्ट लिमिट नहीं लेंगे हम, x टेंड्स टू 2, x की सीमा 2 है, 2 पर x की सीमा निकालनी है। गुणनखंड किस प्रकार करेंगे? x² - 5x + 6 का हम ऐसी 2 संख्याएं लेते हैं जिनको जोड़ने या घटाने से 5 आए पर गुणा करने से 6 आए। तो वो संख्याएं हैं 2 और 3। 5x की जगह हम लिख सकते हैं -2x -3x। 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, हर में x² - 4 है, 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। लिमिट x की 2 है, पहले 2 पदों में से हम x कॉमन निकालते हैं, x उभयनिष्ठ निकालते हैं, हमें मिलता है पहला गुणनखंड x - 2। इन 2 पदों में से -3 को बाहर निकालते हैं तो हमें फिर मिलता है x - 2। हर में हम सूत्र लगाते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और यहाँ हमें मिलता है a + b और a - b अर्थात x धन 2 और x ऋण 2। आइए देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है अंश और हर में। लिमिट x टेंड्स टू 2, x a की ओर प्रवृत्त है, x ऋण 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल लिए तो दूसरे कोष्टक में मिलता है हमें x ऋण 3। हर में है x धन 2 और x ऋण 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें x ऋण 2 और x ऋण 2 मिल रहा है। अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसे हम काट देंगे। और लिमिट x टेंड्स टू 2, x ऋण 3 बटे x धन 2 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके आगे अब आपको हल करने की जरूरत नहीं है और हम इसमें अब लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर या x का मान 2 रखने पर, लिमिट लेने का अर्थ क्या है? x का मान 2 रखने पर। आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। x की जगह पर 2 रख दीजिए, 2 ऋण 3 बटे 2 धन 2। 2 ऋण 3 ऋण x 2 धन 2 4। अतः इस फलन की सीमा हमें क्या प्राप्त होती है? ऋण 1 बटे 4, और यह है उसका उत्तर। तो यह है गुणनखंड विधि जिससे परिमेय फलनों की सीमा हम ज्ञात करते हैं। तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि है परिमेयकरण विधि। आइए देखते हैं परिमेयकरण विधि क्या है। जब हमारे पास फलन ऐसा हो जिसमें वर्गमूल का चिन्ह आपको दिखाई दे, yx का फलन है और यदि यह वर्गमूल चिन्ह युक्त हो,
फलन में यदि वर्गमूल का चिन्ह आपको दिखाई देता है तो तुरंत उसका आपको परिमेयकरण कर देना चाहिए। जो भी उभयनिष्ठ पद आपको दिखाई देता है उसे काट देना चाहिए। तथा फलन का मान x = a पर ज्ञात करना चाहिए। आइए एक प्रश्न से इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न लेते हैं। yx का फलन है जिसमें वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल के अंदर है 2 + x माइनस वर्गमूल के अंदर है 2 - x। और इसकी सीमा है लिमिट x टेंड्स टू 2। डायरेक्ट हम सीमा नहीं रख सकते हैं। तुरंत आपने डायरेक्ट x का मान 2 रखा तो हर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यह अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि इस तरह का आपको ना भी दिखे नीचे, सिर्फ x हो पर लिमिट हो x की 0, तो भी आपको परिमेयकरण करना चाहिए। x का मान हम सीधे नहीं रख सकते हैं 0 रखा तो यह फलन क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के फलनों का हमें क्या करना चाहिए? पहले परिमेयकरण कर देना चाहिए। परिमेयकरण करना आप पहले भी छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। जब 2 पद वर्गमूल के चिन्ह के अंदर है, बीच में ऋण का चिन्ह है, अंश का परिमेयकरण हो रहा है तो बीच में ऋण है तो धन चिन्ह से विपरीत चिन्ह के पद से इसका गुणा करेंगे। आइए करते हैं परिमेयकरण। लिमिट साथ में चलती रहेगी। लिमिट x की है 0, वर्गमूल के अंदर 2 धन x, ऋण वर्गमूल के अंदर है 2 ऋण x, बटे में है x। परिमेयकरण करने के लिए वर्गमूल के अंदर 2 धन x, ऋण की जगह आ जाएगा धन, वर्गमूल के अंदर 2 ऋण x का गुणा, वर्गमूल के अंदर है 2 धन x, धन, वर्गमूल चिन्ह के अंदर 2 ऋण x। परिमेयकरण करते हैं। a - b और a + b सूत्र का यहाँ इस्तेमाल होता है, जो कि बन जाता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और अंश में हमें प्राप्त होता है वर्गमूल का चिन्ह। परिमेयकरण करने से हट जाता है, इसीलिए परिमेयकरण किया जाता है। तो हमें मिल जाता है वर्गमूल 2 धन x का वर्ग ऋण वर्गमूल 2 ऋण x का वर्ग। हर में x का गुणा वर्गमूल 2 धन x धन वर्गमूल 2 ऋण x से होगा। वर्ग के कारण वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। हमें प्राप्त होगा 2 धन x, ऋण यहाँ हमें प्राप्त होगा 2 ऋण x, बटे में x, 2 धन x धन 2 ऋण x। हल करते हैं कोष्टक को।
इस कोष्टक को हटाते हैं तो ये ऋण 2 हो जाएगा और धन x, x वर्गमूल के अंदर 2 धन x, धन वर्गमूल के अंदर 2 ऋण x। फिर से देखते हैं हम 2x दो धन x, धन 2 ऋण x। और अब हमें लिमिट x यहाँ पर कट जाएगा। जैसे ही x हट गया अब हमें इस पर क्या करना चाहिए, लिमिट लेना चाहिए। देखते हैं हम लिमिट लेने पर अर्थात x का मान 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। अंश में 2 है, हर में वर्गमूल के अंदर 2 धन 0, वर्गमूल के अंदर 2 ऋण 0। यह है 2 अंश में, हर में वर्गमूल 2, धन वर्गमूल 2, जो कि आ जाता है 2/2 वर्गमूल 2। 2 और 2 भी कट जाएगा और हमें प्राप्त होता है 1 वर्गमूल 2। इस फलन की सीमा 1 वर्गमूल 2 होगी और यह इसका आंसर उत्तर। आइए अगली विधि देखते हैं, सीमाओं को ज्ञात करने की प्रतिस्थापन विधि। विभिन्न प्रमेय इसी विधि से बनते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है, जब कोई फलन x के a मान पर परिभाषित ना हो और हर में x माइनस a हो या परिमेय फलन हो, यदि f(x) gx/hx एक परिमेय फलन है जहां hx 0 नहीं होना चाहिए, फलन परिभाषित नहीं होगा। x = a पर यदि यह परिभाषित ना हो फलन और हमें x की लिमिट a ही लेनी हो तो वहां पर हमें x = a + h रखना चाहिए। प्रतिस्थापन कर देना चाहिए x का मान a + h रखना चाहिए, जहां h को हम मानते हैं बहुत छोटा है, लेकिन h 0 के बराबर नहीं है। जहां हम h को क्या मानते हैं, बहुत छोटा मान है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। अर्थात x और h में हम संबंध निकालते हैं कि जब x a की ओर प्रवृत्त होगा, x जब a के समीपतर मान रखेगा, x जब a के निकटतम आएगा, a की ओर प्रवृत्त होगा या a के बराबर लगभग हो जाएगा, तो h का मान 0 की ओर प्रवृत्त होगा। तो हम लिमिट को बदल देते हैं, फलन की सीमा बदल जाती है। जब x टेंड्स टू a है तो h टेंड्स टू 0 हो जाता है। इस प्रतिस्थापन विधि से हम विभिन्न प्रमेयों को बनाते हैं। आइए बनाते हैं एक प्रमेय। सबसे पहला प्रमेय, लिमिट x की a है, xn माइनस an बाय x माइनस a बराबर n a की घात में n-1 होता है।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, सूत्र की तरह यूज होता है, इस्तेमाल होता है प्रश्नों को हल करने में। तो पहला प्रमेय लिमिट x की a है, xn x की घात में n ऋण a की घात में n बटे x ऋण a बराबर होता है n a की घात में n माइनस 1। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। तो सिद्ध करने के लिए हमेशा बाएं साइड को लेके चलते हैं और दाएं तरफ को सिद्ध करते हैं। लेकर चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है लिमिट x की, x टेंड्स टू a, x की घात में n माइनस a की घात में n बटे में x माइनस a x ऋण a। हल करते हैं इसे थोड़ा सा। आइए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम सीधे तो x का मान a रख नहीं सकते हैं, x जैसे ही हमने a रखा फलन अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। और हम इसमें x का मान a प्लस h रखते हैं। तो मान लीजिए माना x बराबर a प्लस h है, तो हमें लिमिट प्राप्त हो जाती है फलन की। जब x टेंड्स टू a होगा, जब x a की ओर प्रवृत्त होगा, तब h शून्य की ओर प्रवृत्त होगा। हम लिख सकते हैं जब x टेंड्स टू a तब h टेंड्स टू 0 होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, x जब a की ओर है तो h 0 की ओर है, इसलिए x टेंड्स टू a को हमने किस में बदल दिया, h टेंड्स टू 0। x का मान हम रखते हैं a प्लस h घात में n ऋण an बटे में फिर x का मान है a प्लस h ऋण a। लिमिट h टेंड्स टू 0 है। a प्लस h की घात में n, a को आप बाहर निकालिए। जब a प्लस h में से a बाहर निकलेगा तो a अपनी घात के साथ बाहर निकलेगा, तो a की घात n बाहर निकला, a की जगह पर 1 हो जाएगा, h की जगह पर हमें प्राप्त होगा h बटे a। h बटे a क्यों प्राप्त होगा, यहाँ पर a नहीं है, a नहीं है तो हम समझते हैं कि a का हमने गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। जो गुणा में पद है ऊपर वाला वह तो उभयनिष्ठ निकल गया है, तो क्या बचा है, भाग में जो a था वह बचा हुआ है। तो जैसे ही a हमने कॉमन निकाला, उभयनिष्ठ निकाला, हमें मिलता है 1 धन h बटे a की घात में n ऋण a की घात में n। हर में हम देखते हैं धन a और ऋण a कट जाता है और हमें सिर्फ बस मिलता है h। लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले पद में भी a की घात n है, दूसरे पद में भी a की घात n है। इस a की घात n को हम पूरे पदों से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक बड़े कोष्ठक के अंदर हम लिख सकते हैं 1 प्लस h बाय a की घात में n माइनस 1 और बटे में h है। इस 1 प्लस h बाय a की घात में n को द्विपद प्रमेय से विस्तार करते हैं। हम जानते हैं द्विपद प्रमेय 1 प्लस x की घात में n का विस्तार होता है 1 प्लस nx n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। इसी तरह अगला पद क्या होगा,
n के साथ आ जाएगा n-2/3 फैक्टोरियल x की घात में 3, और यह क्रम इसी तरह चलता जाता है। यह है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं और विस्तार करते हैं हम 1 धन h/a की घात में n का। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। चूंकि द्विपद प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं, x की लिमिट है a की घात में n। बड़े कोष्टक में विस्तार लिखते हैं 1 धन h/a का। तो पहला पद 1 धन n x की जगह पर है h/a धन n-1 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर की जगह पर h/a का स्क्वायर। तीसरा पद लिख सकते हैं n-1 n-2 अब आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल h/a की घात में 3 इत्यादि। तो यह द्विपद प्रमेय से इस पद का विस्तार है। ऋण 1 और यह बड़े कोष्टक को हमने बंद कर दिया, पूरे के बटे में है h। पहला पद धन 1 और यह अंतिम पद ऋण 1 कट जाता है। लिमिट x टेंस टू a है, a की घात में n। पहला 1 और अंतिम ऋण 1 कट चुका है। अब है पहला पद n h/a, दूसरा पद है हमारे पास n-1 2 का फैक्टोरियल h का वर्ग बटे a का वर्ग। तीसरा पद n-1 n-2 3 का फैक्टोरियल h/a की घात में है 3, h की घात में 3/a की घात में 3 इत्यादि पद हैं हमारे पास। अब चूंकि हर पद में h है, इस h को हमें बाहर निकालना चाहिए और हर के h को हमें हटाना है। a की घात में n और h को हम बाहर निकाल लेते हैं। h बाहर निकल गया है तो क्या बचा n/a। दूसरे पद में n-1 2 का फैक्टोरियल, एक h बाहर निकल चुका है तो h/a²। तीसरे पद से भी एक h बाहर निकाल देते हैं तो n-1 n-2 3 का फैक्टोरियल h का वर्ग बटे a की घात में 3 इत्यादि पद हमें प्राप्त होते हैं तथा हर में है h। यह h इस हर के h को काट देगा, कैंसिल कर देता है, और जैसे ही ये h हटा हमें फलन पर लिमिट ले लेना चाहिए। लिमिट लेने पर का अर्थ है h का मान हम लेकर चल रहे हैं h टेंस टू 0। जैसे ही हमने x का मान a प्लस h रखा है, लिमिट वहीं से बदल जाती है। जब x a की ओर अग्रसित है, h 0 की ओर अग्रसित होगा। लिमिट लेने पर अर्थात h का मान 0 रखने पर आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। जहां जहां h है वहां पर 0 रख दीजिए।
जहाँ जहाँ h है वहाँ हम शून्य रख देंगे, तो हमें प्राप्त होता है an, पहला पद n बटे a, तथा बाकी सभी पद शून्य हो जाएंगे। a की घात में n को सामने ले आइए। इस a को यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो a की घात में ऋण 1 लिख सकते हैं। n a की घात में n-1, जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है n a की घात में n-1, और यही है दायां पक्ष जो हमें सिद्ध करना था, अतः यह प्रमेय सिद्ध हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an बटे में हो x माइनस a, तो यह सदैव बराबर होता है n a की घात में n-1 के। और इस प्रमेय को अब हम सूत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं प्रश्नों को बनाने के लिए। उदाहरण के लिए देखते हैं प्रश्न। लिमिट x की 3 है, x की घात में 3 ऋण 27 बटे x ऋण 3 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिमिट x की है 3, x की घात में 3 ऋण 27 बटे x ऋण 3। इस प्रश्न की तुलना इस प्रमेय से कीजिए, जहां लिमिट है x की n, x की a, x की घात में n ऋण a की घात में n बटे x ऋण a बराबर होता है n a की घात में n-1। तो लिमिट x की घात x टेंड्स टू 3, x 3 की ओर प्रवृत्त है, x की घात में 3, 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात में 3 बटे x ऋण 3। तुलना करते हैं इस प्रमेय से, तो हम देखते हैं n बराबर है, n की जगह पर है 3, a की जगह पर भी है 3। प्रमेय से तुलना करने पर इस लिमिट का उत्तर हमें मिलेगा n a की घात में n-1 से तुलना करके लिखेंगे इसका उत्तर हम। तो n की जगह पर है 3, a का मान भी है 3 और n-1 3 ऋण 1, तीन की घात में 3 ऋण 1 अर्थात 2, और 3 की घात 2 का अर्थ है 3 का 2 बार गुणा, 3 तिया 9 और 3 और 9 का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा 27। अतः लिमिट x की घात में 3 ऋण 27 बटे x ऋण 3 का मान होगा 27। इसी तरह हम और प्रश्नों को भी बना सकते हैं। देखते हैं अभ्यास से एक प्रश्न। लिमिट x की है 4, x क्यूब ऋण 64 बटे x स्क्वायर ऋण 16। हल करते हैं इस प्रश्न को। लिमिट x की है 4, 64 को 4 की घात में लिखते हैं यदि हम, तो लिख सकते हैं 4 की घात में 3 और 16 को लिख सकते हैं 4 की घात में 2। हम तुलना करना चाहते हैं इसकी,
x की घात में n ऋण an बटे x ऋण a से, जहां लिमिट हो x की a। तो इसका मान होता है n, a की घात में n माइनस 1। इससे तुलना करके जब इसे हम बनाना चाहते हैं तो x की घात में 3 ऋण 4 की घात में 3 बटे में होना चाहिए x ऋण 4, तब हम इससे तुलना कर सकते हैं। x ऋण 4 नहीं है तो हम x ऋण 4 से इस दिए गए फलन को गुणा भी कर देते हैं और भाग भी कर देते हैं। लिमिट x की है 4, x की घात में 3 ऋण 4 के घात में 3। ये जो हर का x ऋण 4 है इसके नीचे लिख लीजिए, तथा लिमिट अलग से फिर ले लीजिए x की 4, x ऋण 4 और बटे में इसको यहाँ ले आइए x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। यह सूत्र की तरह बन गया है, जिसका मान होगा n अर्थात 3 a 4 n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। इसको भी प्रमेय से बनाते हैं। इसको आप 1 के बटे में लिख सकते हैं, लिमिट x की 4 x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग बटे x ऋण 4। इस सूत्र से फिर इसकी तुलना करके मान लिखते हैं। पहला मान हमें प्राप्त हो चुका है 3, 4 की घात में 3 ऋण 1 अर्थात 2। 1 के बटे में इस लिमिट का मान हमें मिलेगा n अर्थात 2 a 4 2 ऋण 1 घात में 3 4 का वर्ग 16 बटे में 2 और 4 की घात में 1 अर्थात 4। 3 है, 16 है, नीचे 2 है और 4 है। अंकों को काट देते हैं जो कट रहा है, तो हम 4 से काट सकते हैं 16 को 4 बार में, 2 से काट देते हैं 4 को तो 2 और 3 का गुणा हमें मिल जाता है 6। तो यह इस लिमिट का मान होगा 6। तो इस प्रकार हमने देखा सूत्र xn ऋण an बटे x ऋण a बराबर n माइनस 1 सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को